हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटेरियल पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था। सेकेंड यूनिट में हमारा क्या है, तो कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या है, तो हमारा कैपेसिटर एक पैसिव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या कंपोनेंट है, जो क्या कर रहा था, तो एनर्जी स्टोरेज का वर्क कर रहा था। वो भी एनर्जी किस रूप में स्टोर कर रहा था, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में उसको स्टोर कर रहा था। तो इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने जाना था इसके पहले वाले वीडियो में। उसके इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था। क्या देखा था लास्ट में, तो लास्ट में एक फार्मूला देखा था, सी बराबर, सी से क्या होता है, तो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो C बराबर क्या हम लोगों ने देखा था, तो Q बाई वी। Q बाई वी, जहां पे Q क्या था, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, और V क्या था, तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। तो जिसमें से चार्ज क्या हो रहा था, तो चार्ज हम लोग जान रहे थे कि कैपेसिटर क्या है, तो दो इलेक्ट्रिक मतलब कि दो मेटल का प्लेट होता था, उसके बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता था। तो चार्ज किसको कहते थे, तो दोनों प्लेट पर के, दोनों में से किसी एक प्लेट के चार्ज को ही हम लोग क्या कह रहे थे, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कह रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दोनों प्लेट पे क्या होते हैं, इक्वल चार्ज होता है और अपोजिट होता है। कहने का मतलब एक पे पॉजिटिव होगा तो एक पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव वाले को क्या कह रहे थे हम लोग, नेगेटिव वाले को कह रहे थे कंडेंसिंग प्लेट कह रहे थे, और पॉजिटिव वाले प्लेट को क्या कह रहे थे, तो कलेक्टिंग प्लेट कह रहे थे। और कैपेसिटर का एक दूसरा नाम क्या था, तो कंडेंसर इसका एक दूसरा नाम था, जो कि मोस्ट पॉपुलर नेम है कंडेंसर। तो यहां पे हम लोग पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस बराबर Q बाई वी। ठीक है, तो यहां से देखिए इसका एसआई यूनिट जो था, एसआई यूनिट मैंने बताया था कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। इसका एसआई यूनिट फैराड होता है। ये इसके साथ साथ इस वाले फार्मूले से हम लोग देखें तो ये फार्मूला है Q बाई वी। तो Q मीन्स हो गया क्या, चार्ज। तो चार्ज का क्या होता है यूनिट, तो कूलाम होता है, और V से क्या है, तो वोल्टेज या पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट के रूप में अगर देखा जाए तो कूलाम पर वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूला से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक आता है, क्वेश्चन आता है कि सर ये जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या फिर पूछेगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटेंस या प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर करके आपको एक फॉर्मूला पूछेगा। तो ये तो एक हो गया फॉर्मूला आपका C बराबर Q बाई वी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखिएगा। इस पे हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको चार्ज का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वोल्ट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और पूछेगा कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करें। तो Q बाई वी से हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या है वो कैलकुलेट कीजिए। तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, Q बराबर CV हो जाएगा। इस मेथड से इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको कैपेसिटेंस दिया हुआ रहेगा और चार्ज दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा कि वोल्टेज कैलकुलेट कीजिए, वोल्टेज को कैलकुलेट कीजिए। तो यहां से देखिए वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई सी हो जाएगा, Q बाई सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, C बराबर Q बाई वी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, यहाँ पे किन्हीं दो टर्म को दिया हुआ है, तीसरा टर्म आपसे पूछेगा, तो इससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बना सकते हो। और ऐसे न्यूमेरिकल हमेशा 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हुआ कैपेसिटेंस का एक फार्मूला, और इसका यूनिट क्या है, तो ये फैराड है। फैराड, 1 फैराड जो है, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा देखिए, ये फैराड है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 फैराड, 1 फैराड। तो ये जो 1 फैराड है ये बहुत ही बिग यूनिट है। कहने का मतलब हम लोग जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यूज करते हैं वो बहुत ही स्मॉल यूनिट में होता है, जैसे माइक्रो में होगा, नैनो में होगा, पिको में होगा। इस तरह से कैपेसिटेंस, आप कोई भी क्वेश्चंस वगैरह ये सब देखोगे तो उसमें इसी तरह के आपको कैपेसिटेंस के वैल्यू देखने को नजर होगा, मतलब दिखने को आएगा। क्यों ऐसा, तो क्योंकि हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है,
तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस में इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, मतलब कि इसका क्या कह सकते हैं, इसको फॉर्मूला कहिए या फिर ये यूनिट कहिए कि 1 पिको फैराड कितना वैल्यू के बराबर होता है, 1 नैनो फैराड किसके वैल्यू के बराबर होता है। तो आप लोग में से इसमें से बहुत लोग होंगे जो कि जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो देख लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। ये 1 फैराड, ये फैराड हो गया, ये सही यूनिट। अगर हम लोग को कहीं पे मिले 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड, तो ये कितने फैराड के बराबर है, तो 10⁻⁻6 फैराड के बराबर। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको हमेशा मिलेगा नैनो, माइक्रो, पिको। ठीक है, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके उसको न्यूमेरिकल में इसको पुटअप करना पड़ेगा आपको। तो 1 नैनो फैराड क्या होता है, तो 10⁻⁻9 फैराड। 1 पिको फैराड किसको कहते हैं, तो 10⁻12 फैराड। और 1 फेमो फैराड किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं 10⁻15 फैराड। ठीक है, तो इसको आप लोग को रिमेम्बर रखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको पूछ दिए जा सकते हैं कि 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स, और नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ये चारों जो होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, ये आपको वैल्यू याद रखने होंगे, और ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे, फिर भी मैं इसको याद दिला दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। कहने का मतलब आपको दिया हुआ रहेगा फैराड का वैल्यू, मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 10⁻- या फिर 1 नैनो फैराड दिया हुआ रहेगा, तो वहां पे आपको इसका यूज करना पड़ेगा 10⁻⁹ पुटअप करना पड़ेगा, नैनो के जगह पे 10⁻⁹। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। देखिए एक और फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, एक और फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, जिससे ये हमको पता चलता है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। एक आएगा क्वेश्चन आपको कि कैपेसिटेंस जो है हमारा वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए C बराबर एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट A/D। ठीक है, C बराबर एप्सिलॉन नोट A/D। C से तो हम लोग जान गए क्या होता है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस जिसको हम लोग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर के नाम से भी जानते हैं। ये एप्सिलॉन नोट क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद ऐसे हो गया एरिया, एरिया ऑफ प्लेट, और डी से हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट। आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठे होंगे तो ये सब नोट करिएगा। देखिए C बराबर हो गया एप्सिलॉन नोट A/D। एप्सिलॉन नोट क्या हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। C से हो गया कैपेसिटेंस, A से हो गया एरिया ऑफ प्लेट, और D से हो गया डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट। देखिए यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर में क्या कर रहे थे, 2 प्लेट हो रहा था हमारा, 2 प्लेट हो रहा था, तो दोनों प्लेट में से किसी एक प्लेट का एरिया ऑफ प्लेट, उस प्लेट का एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है वो D क्या हो गया, तो इन दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है वो, और एप्सिलॉन नोट क्या हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर के लिए 1 होता है। उसी तरह से माइका हो गया, पेपर हो गया, सिरामिक हो गया, इन सबों के लिए क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो, तो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखिए इसी वाले फार्मूला से हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं, ये हमको पता चल पाता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो इस फार्मूला से यहां से देखा जाए तो देखिए इस फार्मूला से हमको क्या पता चल रहा है कि C जो है कैपेसिटेंस जो है वो A और D और एप्सिलॉन नोट पे डिपेंड कर रहा है। A का वैल्यू को अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तब भी ये कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा, D का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा तब भी ये हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होगा, और एप्सिलॉन नोट भी अगर चेंज होगा तब भी कैपेसिटेंस पे हमको डिपेंड, मतलब कि उसमें चेंजिंग आएगा। तो ये जो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, एरिया ऑफ प्लेट पे, और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट पे। ठीक है, इन तीनों पे ये डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब ये बात आती है कि सर ये कैसे इस पे डिपेंड कर रहा, कैसे ये डिपेंड कर रहा, तो देखिए C कैपेसिटेंस एरिया ऑफ कैपेसिटर से, मतलब कि एरिया ऑफ प्लेट से कैपेसिटेंस है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एरिया को हम बढ़ाएंगे
तो कैपेसिटेंस में हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब ये डी है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट है, जो कि कैपेसिटेंस के क्या है, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू, मतलब कि दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस को हम अगर बढ़ाएंगे तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये डी का वैल्यू, डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख रहे हैं, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो ये कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो वही यहां से इसका एक प्रॉपर्टी है आपका क्या, ये तो आप लोग समझ गए कि ये कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन टर्म पे, एरिया ऑफ प्लेट पे, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट पे और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखना है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। तो इसी के बेस पे हमारा कुछ प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी है क्या, तो सबसे पहला कि कैपेसिटेंस है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, प्लेट, एरिया प्लेट के। फिर आपका सी जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई डी, मतलब कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट के। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों प्लेट के बीच में क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो सकता है, तो एयर हो सकता है, पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है, सिरामिक हो सकता है। वो लाइकेज डिपेंड करता है कि हम लोग कहाँ पे किस तरह के कैपेसिटर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। देखिए ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसके बीच में क्या डिपेंड, मतलब कि वो क्या किस तरह से बिहेव करता है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरह। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लाइक एज इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह होता है। तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल में भी प्रैक्टिकल में देखा गया है, प्रैक्टिकल में देखा गया है कि द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स पासेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट। इन दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उससे कुछ स्मॉल अमाउंट में लीकेज करंट पास करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। फिर है इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट नोन एज द ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो उसके स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिमिट स्ट्रेंथ को उसको डिनोट करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम से भी जानते हैं, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। फिर है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। हम लोग क्या जानते हैं कि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने का वर्क करता है। और इस वाले प्रॉपर्टी के कारण इसका हम लोग यूज कहां पे कर लेते हैं, तो डी रैम में कर लेते हैं, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी। डी रैम, डायनेमिक रीड एक्सेस मेमोरी में हम लोग कर लेते हैं, जो कि डिजिटल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे इसके कुछ प्रॉपर्टी हो गए थे। इसके यूनिट के अनुसार से इसका ये फॉर्मूला कि 1 फैराड क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। इसके कैपेसिटेंस जो है वो किस किस पे डिपेंड करता है, ये सारा। तो ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल आपको कहां से आएंगे ये मैंने बता दिया। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। देखिए एक और फॉर्मूला आता है कि कितना ये एनर्जी कैपेसिटर है जो कि स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरेज ऑफ कैपेसिटर। तो वो होता है ई बराबर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। 3 फॉर्मूला आपको मैंने बताए, जिसमें से इन दोनों के बारे में तो हम लोग डिटेल जान गए। चलिए ये इसके बारे में जानते हैं। ई क्या है, तो ई है एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, जहां पे 1/2 हाफ है, सी क्या है तो कैपेसिटेंस है, और भी क्या है तो वोल्टेज है। ठीक है, अब यहां से देखिए इस फॉर्मूला को और भी 2-3 तरह से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं तो ये देखते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी। सी बराबर क्यू बाई वी। तो यहां से वी बराबर क्या हो जाएगा, यहां से वी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर है क्यू बाई वी। तो यहां से वी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वी बराबर क्यू, और वी बराबर हो जाएगा क्यू बाई सी हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा। तो देखिए इस वी के वैल्यू के जगह पे इस वैल्यू को पुट कीजिए, यहां पे हो जाएगा हाफ सी, और भी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, क्यू बाई सी। ये हो गया क्यू बाई सी। तो ये क्यू बाई सी, और ये स्क्वायर में है तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और
सी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा यहाँ पे सी। हाँ, तो यहां से ये सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर बाई सी, 2c। इस तरह से ये भी हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी क्या किया गया, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, ये जो फॉर्मूला था c बराबर क्यू बाई वी, यहां से v का वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। तो v बराबर क्या आया, ये v आकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v बराबर क्यू बाई सी हो जाएगा। इस क्यू बाई सी को यहाँ पे v के वैल्यू की जगह पे पुटअप कर दिया गया। उसके बाद जो आएगा वो भी इस फॉर्मूला का हिस्सा होगा। समझ रहे हैं, कुछ नहीं किया मैंने, v के वैल्यू को सिर्फ पुट कर दिया, तो वो जो कैलकुलेट करके आएगा वो भी हिस्सा आएगा। तो ये कहीं कहीं पे आपको तो ये डायरेक्टली रूप से ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाएंगे, या फिर वही v के जगह पे v का वैल्यू पुट किया हुआ रह जाएगा क्यू बाई सी, और वो वाला वैल्यू आपको दिया हुआ रह जाएगा। तो ये आपको लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा ये प्रूव करने के लिए आता है। एनर्जी बराबर हाफ सी बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आता है 6 नंबर में। तो इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट तभी। तो इस तरह से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया। क्या देख लिया, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर हमारा यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया। तो ये सारे जितने कुछ भी मैंने बताया, ये सारा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, टाइप ऑफ कैपेसिटर के साथ। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर में हम लोग क्या जानेंगे, तो जिस तरह से रजिस्टर का 2 टाइप्स होता था, एक फिक्स्ड रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर, उसी तरह से इस कैपेसिटर का भी होगा टाइप में क्या, तो फिक्स्ड कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए द टेक्निकल क्लासेस के साथ। और आप लोग को जो भी डाउट्स हो रहा है, किन्हीं को किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि सर हमको वीडियो से नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। आपका ग्रुप इसीलिए बनाया हुआ है, लेकिन आप लोग ना तो कभी पूछते हो, ना कभी कभी कुछ अपना प्रॉब्लम आपके साथ क्या है वो कभी शेयर नहीं करते हो। ग्रुप उसी के लिए बना हुआ है, तो आप लोग को वो पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछिए, उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो बने रहे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।